नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कल जो नवनीत राणा के साथ घटना घटी उस पूरे घटनाक्रम की। तो उम्मीद करूंगा आप वीडियो में जो है वो अंत तक बने रहेंगे और मैंने इसका जो है वो मेरे तरीके से एक सही आकलन करने की कोशिश की है, क्योंकि इस तरीके की घटना होना, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होना और फिर उसका अपने अपने तरीके से मतलब निकालना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री होने के बाद आखिर नवनीत राणा के साथ ऐसा हो कैसे गया। तो अगर आप इसको समझोगे तो आपको समझना पड़ेगा नवनीत राणा को और महाराष्ट्र की राजनीति को। नवनीत राणा जो पैसे से मॉडलिंग करती थी, लेकिन 2011 में विधायक रविंद्र राणा के साथ उनकी शादी हो जाती है और उसके बाद में 2014 के जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो नवनीत राणा की राजनीति में एंट्री हो जाती है। इससे पहले तक नवनीत राणा को कोई जानता भी नहीं था। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। एनसीपी की सीट है अमरावती, एनसीपी की टिकट से वहां चुनाव लड़ती है और हार का सामना देखना पड़ता है नवनीत राणा को पहले ही चुनाव में। लेकिन 2019 में मोदी लहर के बावजूद नवनीत राणा को एनसीपी टिकट नहीं देती, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ती है और उसके बाद में शिवसेना के जो कैंडिडेट थे उसको नवनीत राणा यहां से हरा देती है। अब यहां से बड़ी दिलचस्प स्टोरी शुरू हो जाती है। आपको उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अमरावती की जो सीट है उसका अगर आप गणित देखोगे और उसके बाद में देखोगे तो यहां पे ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है 2019 तक। अब जब शिवसेना का गढ़ माना जाता है तो आप मान के चलिए 2019 तक शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथों में थी। तो हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का इस सीट पर जो है वो वर्चस्व है। और ऐसी स्थिति में अगर हम यहां का समीकरण देखते हैं, समुदायों का समीकरण अगर हम देखते हैं, तो मैंने उसको एक निकालने की कोशिश की कि यहां पर लगभग जो है वो इस लोकसभा सीट पे, मैं अभी विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा सीट अमरावती की। तो इस सीट पर जो है वो मराठी वोटर सबसे ज्यादा है, 5 लाख वोट। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी के 3.5 लाख वोट है। इसके बाद में आते हैं एसटी जो 2.5 लाख वोटों के आसपास है और दलित 3.5 लाख वोट। तो दलितों का आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं दलित। अब ऐसी स्थिति में अभी उद्धव ठाकरे का एक नया सेकुलर अवतार आया है कि उद्धव ठाकरे जो है वो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के मसीहा बन गए हैं। और ये मान के चलिए शिवसेना की सबसे बड़ी आने वाले समय की समस्या बनने वाली है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाकर सबसे बड़ी भूल की है। यह सबके सामने जो है वो इस चुनाव परिणाम के बाद आ जाएगा, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा। या तो इसमें हिंदू जीतेगा या हिंदू हारेगा। इसमें किसी पार्टी की जीत नहीं होने वाली, किसी पार्टी की हार नहीं होने वाली। अब जब इस तरीके का जो है वो वहां पे समीकरण बन रहा है और नवनीत राणा का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आने से आपने देखा होगा 2019 के बाद में जब से वो निर्दलीय उम्मीदवार बनी है, उसके बाद में हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से उसने फायर ब्रांड नेता बनने की कोशिश की, और उसका उदाहरण आपको मिलेगा सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में एक कंट्रोवर्सी होती है और कंट्रोवर्सी होती है अजान को लेकर। और उस वक्त नवनीत राणा, आपको पता होगा, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और उस वक्त मुख्यमंत्री होते हैं उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी की तरफ से। और नवनीत राणा ने उस वक्त सीधे तौर से चैलेंज किया था उद्धव ठाकरे को और उनके बंगले के बाहर जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती तक दे डाली थी। और उसके बाद में आपको पता हो तो नवनीत राणा को अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो एक, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और उसकी सोच आज भी यह है कि शिवसेना के किसी बड़े नेता के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोल सके। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं?
3 दिन पहले मैं किसी मीडिया चैनल के न्यूज़ चैनल को देख रहा था, और उस वक़्त किशोर तिवारी जो थे, वो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके प्रवक्ता, जब उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को जब चेक किया गया, तो उनका वक्तव्य अगर आप सुनोगे, तो उनका वक्तव्य था कि किसी में हिम्मत नहीं है कि उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को चेक कर सके महाराष्ट्र में। अब चाहे आप इसको अहंकार कहिए, चाहे फिर उनका राजनीतिक जो है वो महत्व कहिए, जो मर्जी कहिए, लेकिन अभी भी शिवसेना को ये लगता है कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे की जो एक रोल था राजनीति में, कि बड़े से बड़े नेता जो है वो मातोश्री आता था और मातोश्री में आकर मिलकर जाता था, बाला साहब ठाकरे कहीं नहीं जाते थे। और 2019 तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जो है वो शिवसेना के साथ गठबंधन धर्म निभाने की कोशिश की, और अमित शाह जैसे बड़े नेता जो है वो मातोश्री पहुंचे। लेकिन 2019 के बाद जब से उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के साथ गए हैं, फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ। अब वो जो है वो कांग्रेस से भी बड़े ज़्यादा जो है वो धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। और आपने देखा होगा लगातार अब जो है वो फुटे जा रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे उनको जो है वो मसीहा नजर आ रहे हैं। तो ये एक क्रोनोलॉजी का पार्ट है इसका, कि ये ऐसा हुआ क्यों है। तो जिस तरीके से कुर्सियां फेंकी गई, डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और उसके बाद में अल्लाहू अकबर के जो नारे लगाए गए, तो ये इसी चीज़ को दिखाता है, क्योंकि अभी अभी जो है वो उद्धव ठाकरे का मुस्लिम नेता के रूप में अवतार हुआ है, और मुसलमानों को जो है वो अपनी नीयत दिखानी है कि वो निष्ठा के साथ जो है वो शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक जो है वो बड़ा कारण है। दूसरा, आपको ये भी पता होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने नवनीत राणा के ऊपर बड़ा कार्ड खेला था, हालांकि नवनीत राणा को हार का सामना देखना पड़ा था। और उसके बाद से जो है वो शिवसेना और जो कांग्रेस का जो गुट है महाविकास आघाड़ी, उसके हौसले बुलंद थे, तो ये उसकी भी एक जो है वो बानगी हो सकती है। लेकिन इसके साथ में आपको पता होगा, हैदराबाद में माधवी लता की रैली, हैदराबाद से उम्मीदवार थी ओवैसी के सामने, और उस वक्त भी जो है वो प्रचार की कमान दी गई थी नवनीत राणा को। और नवनीत राणा ने जो ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के जो भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने, आपको पता होगा, तो एक स्टेटमेंट दिया था कि 15 मिनट के लिए। तो वो 15 मिनट वाला जो कमेंट जो था अकबरुद्दीन ओवैसी, उसके जवाब में नवनीत राणा ने कहा था कि आप जो है वो पुलिस हटाकर देख ले, हम क्या कर सकते हैं, हम भी दिखा देंगे। और ये भी एक वक्त था जब नवनीत राणा जो है वो कंट्रोवर्सी में आ गई थी। तो नवनीत राणा जो है उसने पिछले 5 साल में हिंदुत्व के एक बड़े लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाई है, फायर ब्रांड नेता। और इसी कड़ी में अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हालांकि मैं फिर कहता हूं, क्योंकि ये मेरा निजी आकलन हो सकता है, क्योंकि जब जब जिस महिला ने, क्योंकि महिला अगर कोई लीडर इस तरीके की बात करती है और फायर ब्रांड नेता बन जाती है, तो उसके खिलाफ विपक्षी पार्टियां जो है वो ज़्यादा नैरेटिव, क्योंकि गलत तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकती। जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी को गालियां दी जा सकती है, और देते हैं, लेकिन किसी महिला को गाली देना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपने देखा जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की एक लीडर, एक सांसद, अब आपको पता ही होगा, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आईडी पासवर्ड दिए संसद के, और जिस तरीके से पैसे लेकर सवाल पूछे जाते थे अंबानी और अडानी के ऊपर, तो वो पूरा देश ने देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी जो है वो असहज नजर आई उस पर्टिकुलर सांसद को घेरते हुए। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है वो बड़ा विषय क्यों बन जाता है। अब बात आते हैं, ऐसा मैंने क्यों कहा कि इसके पीछे जो है वो हिंदुत्व है। तो इसके पीछे एक कहानी और समझनी पड़ेगी। जिस वक्त कोविड का समय चल रहा था, उस वक्त कंगना रानौत, और उस वक्त भी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, और कंगना रानौत ने सीधे शिवसेना को चुनौती दे दी थी। और शिवसेना को जब चुनौती दी, तो शिवसेना ने बीएमसी की तरफ से 1 दिन का सो कॉल्ड नोटिस जो है वो कंगना रानौत को अपने दफ्तर के लिए दिया गया था। और उसके बाद में जिस 48 करोड़ के जो दफ्तर जो कंगना रानौत के द्वारा बनाया गया था, उसको किस तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। आज जब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जब चलता है,
तो आपने देखा होगा कि ये लोग जो है वो विपक्ष के लोग आंसू निकालते हैं, इनके आंसू निकल आते हैं। तो ये लोग जब कहाँ चले गए थे, जब कंगना रानौत को, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है कि आप जो है वो किसी भी व्यक्ति को अगर अवैध निर्माण किया है तो आप उसको 15 दिन के लिए नोटिस दे। तो ये जो है वो क्या महाराष्ट्र में लागू नहीं होता था? ये महाराष्ट्र में भी लागू हो सकता था, लेकिन प्रोजेक्ट किस तरीके से किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ को जो है वो करारा थप्पड़ पड़ा है, बुलडोजर पे जो है वो तमाचा पड़ा है। इस तरीके के तमाम तरह के आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। हालांकि बुलडोजर रुका नहीं है, बुलडोजर अभी भी काम कर रहा है, गाइडलाइन के तहत काम करेगा और ज्यादा जो है वो मजबूती से। लेकिन ये दूसरी बार था जब महिला नेता को, पहली बार था जब महिला नेता को महाराष्ट्र में टारगेट किया था और उसकी शिकार बनी थी कंगना रानौत। और कंगना रानौत ने उस वक्त उद्धव ठाकरे को बद्दुआ तक दे डाली थी और उसके बाद में जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रानौत को हिमाचल के मंडी से जो है वो टिकट दिया और जब मंडी से टिकट दिया तो कांग्रेसी पार्टी की एक प्रवक्ता, जिसको गाली वाली मैडम के नाम से अगर हम बोले तो कोई बुराई नहीं है, जिस तरीके से जो है वो एक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती है और शायद लगता है कि उनकी परवरिश उसी तरीके की है जिस तरीके से वो बात करती है। तो उसने जिस तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पे अपने एक जो है वो ट्विटर हैंडल पे डाला था कि मंडी का भाव क्या है, तो ये टारगेट करने की कोशिश जो है वो हमेशा से रही है। और फिर उसके बाद में मंडी का भाव जो है वो कांग्रेस पार्टी और सुप्रिया सेनेत को जरूर पता चल गया और कंगना रानौत, लेकिन फिर उसके बाद में कंगना रानौत ने जिस तरीके से टिप्पणी की और एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर कंगना रानौत को एक सीआईएसएफ की कांस्टेबल महिला के द्वारा थप्पड़ लगाया गया। तो ये एक जो है वो क्रोनोलॉजी का एक पूरा पार्ट जुड़ रहा है कि आखिर इनको टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो इनको टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब मैं इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कंगना रानौत के अलावा, और कंगना रानौत के अलावा वो है नुपुर शर्मा। जिस तरीके से नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा वाला जो पूरा प्रकरण जो चला और उसके बाद में नुपुर शर्मा को बंधक बन के रहना पड़ा अपने घरों में, वो शादी पार्टियों में और सार्वजनिक स्थलों पे भी नहीं जा पाती थी, और फिर उसके बाद में उदयपुर का कन्हैया लाल कांड पूरे देश ने देखा। तो अभी लोकसभा चुनाव में आपने, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि उसी सीरीज में कंगना रानौत ने किसानों को लेकर एक टिप्पणी की थी कि देश भर के जो किसान हैं वो इस ताक में बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस से लागू करे। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रानौत के उस बयान से पल्ला झाड़ लिया था। तो ये कहीं ना कहीं जब हम नुपुर शर्मा को देखते हैं या फिर हम कंगना रानौत को देखते हैं और अब जब नवनीत राणा को देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष का माइंडसेट ये है कि ये जो हिंदुओं को जो जगाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या मोहन भागवत हो या फिर कोई लीडर हो, तो उसमें जो है वो आग में घी का काम जो है वो इस तरीके के फायर ब्रांड लीडर्स करते हैं। तो इनको किस तरीके से रोका जाए, इनके ऊपर किस तरीके से अटैक किया जाए, इनको डराया जाए। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है भारतीय जनता पार्टी की ये कमजोरी रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में ऐसे लीडर का साथ देने के बजाय उनके बयानों से पल्ला झाड़ लेती है और उनको नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। नुपुर शर्मा के केस में भी यही हुआ। और नुपुर शर्मा, आज की स्थिति ये बनी हुई है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से, तो लोगों में भी ये मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं रही। और जब ये हिंदुत्व की राजनीति करती है तो फिर आपको पता होगा वोट जो है परसेंटेज है किस तरीके से बढ़ जाता है और जीत किस तरीके से मिलती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में हारने का ये भी एक कारण था कि लोगों के मन में ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के साथ में खड़ी नहीं होती। फिर चाहे वो कंगना रानौत हो, फिर चाहे वो नुपुर शर्मा हो या फिर नवनीत राणा हो। नवनीत राणा को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस वक्त भी जिस तरीके का स्टैंड, क्योंकि जो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी को एग्रेसिवली लेना था वो स्टैंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं ले पाई, और विपक्ष इसका जो है वो पुरजोर तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो ये उसी कड़ी का एक और परिणाम था जो विपक्ष कहें या समुदाय विशेष के द्वारा कि जो हिंदुत्व की बात करेगा उसको किस तरीके से अटैक किया जाए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जानते हैं कि अगर उसको छेड़ा तो फिर जो है वो भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि योगी जो है वो किसी को बख्शता नहीं है। तो वहाँ डर का माहौल है,
इसलिए। लेकिन अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अगर इनके साथ खड़ी हो जाती है तो मान के चलिए, मैं फिर कहता हूं, मैंने एक पहले भी वीडियो में बात की थी कि ये सबसे सही समय है जब इन फायर ब्रांड नेताओं को भारतीय जनता पार्टी को मैदान में, चुनावी मैदान में उतार देना चाहिए। जब से योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे चला है, उसके बाद से। और दिल्ली में जहां विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, मेरा अनुमान और मेरा मानना यह है कि नुपुर शर्मा को दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो प्रोजेक्ट कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आप उसके परिणाम जो है वो 2025 में देख सकते हैं। हालांकि पुराने जो लीडर है वो नाराज जरूर होंगे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, बगावत में भी, हरियाणा में भी देखा था हमने, महाराष्ट्र में भी बागियों को जिस तरीके से मनाती है, तो वो मना सकती है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो सबसे सही समय है इनके साथ खड़े होने का और इनको जो है वो आगे लाने का, प्रोजेक्ट करने का। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इन तीनों घटनाओं को आपस में जोड़कर किस तरीके से देखा। और जब आप इन तीनों घटनाओं को, तीनों आप लीडर्स को देखोगे, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, कंगना रनौत हो, नवनीत राणा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आखिर इस समय में जो है वो स्थिति जो है वो किस तरीके से बनी हुई है, धार्मिक धर्म विशेष की अगर हम बात करें तो। और ये उसी का एक, जिसको हम कहें कि परिणाम है कि पूरी तरीके से सारा इकोसिस्टम जो है वो बौखलाया हुआ है। तो अब वो टारगेट किसको करे, तो फिर टारगेट करने के लिए जो है वो इस तरीके के लीडर्स को ही चुना जाएगा, जहां पे महिलाओं को कमजोर समझा जाता है और उसकी पार्टी के द्वारा उनको नजरअंदाज किया जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।